हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डीआई की क्लास डिस्कस कर रहे थे और अप्रॉक्स 8 से 9 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे लेवल पे डीआई की क्लासेस थी। अभी हम लोग डीआई की क्लासेस को कुछ रेस्ट देते हैं क्योंकि डीआई की क्लासेस हमने पहले भी बहुत सारी डिस्कस कर रखी हैं। जो पिछले साल पढ़ाई गई थी आप वो भी पढ़ लेना, और इस साल हमने 8-9 क्लासेस पढ़ाई, वो भी क्लासेस आप लोग पढ़ लो। इतना ही डीआई पर्याप्त है। और पेपर की डेट जैसा कि पोस्टपोन कर दी गई है, आप 15 से 16 अक्टूबर को लेके गए हैं। अभी तक आपका पेपर 18 सितंबर को होना था, अब पेपर आपका अक्टूबर में होना है। तो हमारे पास काफ़ी वक्त है, तैयारी हम अच्छी कर सकते हैं, तैयारी बंद नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन ही मेन है। अब हमने सोचा है कि जैसे कि हमारे पास समय मिल ही गया है, तो जो नए प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, अब साथ साथ यूपी पेट के साथ यूपीपी को भी जोड़ लेते हैं हम लोग। और आज हम लोग कुछ रीजनिंग के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि एनालॉजी एक टॉपिक है आपका, और उसमें एनालॉजी को आप कह सकते हो सादृश्यता हिंदी में। तो उसमें के बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो नए आते हैं, और उन प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी पेपर हो, यूपीपी हो, यूपी पेट हो, यूपी का कोई भी पेपर हो या एसएससी का कोई भी पेपर हो, तो वो सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। और हमने उनमें से कोई आसान प्रश्न नहीं लिया है, हमने उन प्रश्नों को बनाया है जो नए प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि पुराने प्रश्न तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन नया प्रश्न जो आएगा वो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में जितने भी प्रश्न होंगे सब नए होंगे और कुछ डिफरेंट लेवल पे प्रश्न होंगे। आप भी सोचेंगे कि ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे क्या? 100% आएंगे। तो इन प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि रेगुलर वे में अभी समय हमारे पास पर्याप्त है, तो इतना बड़ा भी मेरा मैथ का इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं कि मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। परसेंटेज मैंने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, एवरेज हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, डीआई हमने कंप्लीट कर दिया है, रीजनिंग का भी कैलेंडर है, क्लॉक है, एक दीर्घ और लघु करके है, रैंकिंग है। ये सारे टॉपिक हमने पहले क्लियर करके रखा हुआ है। उन सारे टॉपिक की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। वही टॉपिक आपको यूपी पेट के लिए पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यूपी पेट का हम लोग जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, हमने इसमें सारी लिंक लगा रखी कि कितनी क्लासेस आपको मैथ और रीजनिंग की पढ़नी है, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहो। अब हम लोग जो नए आने वाले प्रश्न हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में जो नए प्रश्न आपके यूपी पेट में पूछे जाएंगे या यूपीपी में पूछे जाएंगे या एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी पेपर में पूछे जाएंगे, तो उन नए प्रश्नों को देखते हैं कि नए प्रश्न कैसे आपके पेपर में आ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये टॉपिक हमारा जो है वो एनालॉजी से संबंधित है। हम लोग 2-3 दिन एनालॉजी की क्लास डिस्कस करने वाले हैं, और 2-3 दिनों में जितना ज़्यादा नया प्रश्न बन सकता है, जितना ज़्यादा नया प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सारे नए प्रश्नों को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। आप उन प्रश्नों की एक नोट्स बना लेना और पेपर में जाके क्वेश्चंस कर डालना। देखिए, एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, और सिलेक्शन हमेशा नए प्रश्नों से होता है, पुराने प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता। पुराने प्रश्नों से हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए नए प्रश्न आने चाहिए। नए प्रश्नों से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन कट ऑफ से 2, 4, 5 नंबर ऊपर या 10, 15 नंबर ऊपर पे ही सिलेक्शन होता है। वो 2, 4, 5, 10 नंबर, 12 नंबर जो होते हैं वो नए प्रश्न ही होते हैं, वही हमें पाने होते हैं। पुराने नंबर तो जितने भी प्रश्न होते हैं, अप्रॉक्स बच्चे पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते रहते हैं, वो सारे बच्चे पुराने क्वेश्चंस के तो नंबर पा जाते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन जो आएंगे उनके नंबर हम लोग कहाँ से पाएंगे। तो नए क्वेश्चंस के जो एनालॉजी, ऐसे ही एक टॉपिक हम लेते जाएंगे। हर टॉपिक के जितने नए प्रश्न बन सकते हैं वो सारे अपलोड कर देंगे। 15 से 20 दिन के अंदर रीजनिंग के पूरे नए प्रश्न बनने वाले, हर एक टॉपिक से वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर देंगे, और आप देख लेना फिर, और इसकी नोट्स बना लेना, और फिर बाद में मैच कराना पेपर के समय कि यहाँ से प्रश्न आया नहीं। 100% आएगा। मैंने लिख दिया 100% नहीं, आप 101% लिख लो। नया प्रश्न यहीं से आएगा, यहीं की क्लास से आएगा।
बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बस आप रेगुलर वे में जुड़े रहो, आपको सारे नए प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये विश्व पर्यावरण दिवस का संबंध कहता है कि 5 जून से, एनालॉजी में होता क्या है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस का संबंध किससे है, 5 जून से है, वैसे ही आपको बताना होगा कि 20 अगस्त का संबंध किससे है। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो वैसे ही 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 5 सितंबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है भैया। 5 सितंबर को बच्चे बता रहे हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। और अगर आपका पेपर एक प्रश्न ऐसे बना दे, सुनते जाइएगा मेरी बात को, उसने लिखा, क्वेश्चन लिखा शिक्षक दिवस और आगे लिख दिया 5 सितंबर, और फिर पूछा आपसे विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। अब देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया, पूछा क्या विश्व शिक्षक दिवस का संबंध किससे है। अब सभी बच्चों को पता है कि शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस सर जी किस दिन मनाया जाता है ये नहीं पता। शिक्षक दिवस बेसिकली हर एक स्कूल, हर एक कोचिंग, हर एक संस्थान में मनाया जाता है, इसलिए बच्चों को याद रहता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, और विश्व शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता इसलिए बच्चों को नहीं पता होता कि विश्व शिक्षक दिवस कब होता है। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे जिनको नहीं पता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस भैया 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। ये भी एक नया प्रश्न है और इस बार पेपर में बन सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ तो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आओ, तो शिक्षक दिवस का संबंध किससे है, 5 सितंबर से है। तो विश्व शिक्षक दिवस का संबंध किससे है, 5 अक्टूबर से है। मीन्स इसका पहले का संबंध दूसरे से होता है तो तीसरे का संबंध चौथे से होता है, बस रिलेशन बताना होता है कि किससे क्या संबंध है। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। चलिए अब समझिएगा भैया, अब यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है। देखिए हर दिन सबको नहीं पता होता क्या मनाया जाता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि ये किस दिन मनाया जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। वैसे ही दूसरा कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वैसे ही अगर पूछा जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आगे ये भी लिख लीजिएगा, पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सब याद कर डालिएगा भैया, ये सब नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए उसने पूछा था 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो जो बचा वो कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। देखिए हमको भी नहीं पता था कि अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता, लेकिन जो उसके 3 ऑप्शन थे वो हमें पता था, जो चौथा जो बचा वही आंसर होगा। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे दिन याद हों, लेकिन कुछ डेज याद होंगे तभी हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस काटना भी फिर आना चाहिए ना, और ऑप्शन काटने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के हम लोग ऑप्शंस को काट नहीं सकते। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो थे बी सी डी ये हमें पता थे, लेकिन ए वाला हमें नहीं पता था। तो जो बचा वो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। कोई डाउट भैया? आगे बढ़ा जाए, फिर एक एक क्वेश्चन लेते हैं, सभी नए प्रश्न होंगे आज के।
चलिए, कह रहा रेत का संबंध किससे है? रेगिस्तान से है। अब रेगिस्तान से रेत का संबंध है, मीन्स रेगिस्तान से हमें क्या मिलता है? रेत। रेत कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में। ये भी कह सकते हैं कि रेत जो है वो कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में। तो पानी कहाँ मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कहा क्या? महासागर, भूमि, वाष्प, बर्फ, 4 ऑप्शन दिया। महासागर में पानी मिलता है, बर्फ में पानी मिलता है, वाष्प में पानी मिलता है, भूमि में मिलता है, कहाँ पे मिलता है? जो कितना अच्छा और बच्चा को कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बना दिया। तो रेत जो है वो रेगिस्तान में मिलता है और पानी जो है हमेशा महासागर में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? महासागर में। आंसर कौन सा बनेगा? पहला वाला। ध्यान रखिएगा, रेत जो है रेगिस्तान में मिलता है, रेगिस्तान में ही रेत मिलता है, और पानी जो है महासागर में मिलता है। बर्फ से पानी बनता है, ना कि बर्फ में पानी, मतलब बर्फ में पानी नहीं होता है, पानी थोड़ी, बर्फ में पानी निकल के आएगा क्या? पानी से बर्फ बनाई जाती है और पानी से ही वाष्प बनाई जाती है। भूमि से तो कोई संबंध ही नहीं है। पानी कहाँ मिलेगा? महासागर में। जैसे रेत रेगिस्तान में मिलता है, वैसे पानी महासागर में मिलता है। चलो अगला प्रश्न लो। आइए फिर अच्छा प्रश्न, सबसे लंबा दिन का संबंध है जो जून से। सबसे लंबा दिन मीन्स सबसे बड़ा दिन कब होता है? जून में। कितने जून को भैया? 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और 21 जून को ही योगा दिवस भी मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, क्वेश्चन कहीं चला गया क्या? एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बीच में। चलिए हम लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन गायब हो गया। क्या था? सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन का जो संबंध दिया था वो किससे दिया था? जून से। और पूछा था सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन का संबंध किससे, ये पूछा था। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, हमने बताया 21 जून को सबसे छोटा, सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। और 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को ही योगा दिवस मनाया जाता है। अब पूछा सबसे छोटा दिन का संबंध क्या होगा? तो सबसे छोटा दिन जो है दिसंबर में होता है। सबसे छोटा दिन दिसंबर में होता है। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को, जिस दिन योगा दिवस होता है उस दिन सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है, और इसी क्वेश्चन को रीजनिंग में बनाया गया। तो आपके साथ दो चीज़ तैयार हो रही है, एक तो जीएस और दूसरी रीजनिंग। जीएस और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन होता है। रीजनिंग 4 चीज़ों से बनी होती है, मैथ, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, और इन चारों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? रीजनिंग कहलाता है, तर्क शक्ति। ऐसा नहीं कि कहीं और से आई है, रीजनिंग सभी चारों सब्जेक्ट के मेल से बनाई गई है, तर्क शक्ति। बात क्लियर हो गई? तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है आपके पेपर में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कार का संबंध गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध क्या है? भैया कार जो है आप कहाँ खड़ी करते हो? कार आप कहाँ खड़ी करते हो? गैरेज में। कार आप कहाँ खड़ी करते हो? गैरेज में। तो हवाई जहाज कहाँ खड़ा करोगे? अब हवाई जहाज तो हमारे पास है नहीं यार कि कहाँ खड़ा करेंगे। कार है तो हमें पता है कि गैरेज में हम ले जाके खड़ी कर देते हैं। और हमेशा एक बात को ध्यान रखना, पेपर जो है ये वाला जो समझाने के लिए बनाता है कि कार का संबंध गैरेज से, ये बिल्कुल आसान सा बनाएगा जो हमें पता होगा, और जो जिसका उत्तर देना होगा ना वो हमेशा कठिन बनाएगा जो हमें नहीं पता होगा। पहला वाला पोर्शन वो आसान बनाता है जब उसको सिर्फ संबंध बताना होता है कि इसका इससे क्या संबंध है। तो बताया कार का संबंध गैरेज से है, मीन्स कार गैरेज में खड़ी होती है। तो हवाई जहाज का संबंध किससे है? मीन्स हवाई जहाज कहाँ खड़ा होगा?
समझिए। अब हवाई जहाज कहाँ खड़ा होगा? बहुत सारे बच्चों ने क्या करा कि रनवे पे टिक लगा दिया। भैया रनवे पे हवाई जहाज खड़ा नहीं होता। रनवे पे हवाई जहाज अपनी उड़ान भरता है ना। रनवे पे हवाई जहाज क्या करता है? अपनी उड़ान भरता है, वहाँ पे वो खड़ा नहीं होता। ऐसे गाड़ी जो है रोड पे चलती है, खड़ी नहीं होती। गाड़ी खड़ी होती है गैरेज में, तो हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भैया ये भी एक नया प्रश्न है। और हवाई जहाज खड़ा होता है हैंगर में। ऐसा शब्द लिखा है कि बच्चा जल्दी सोचे नहीं। हवाई जहाज जिस जगह पे खड़ा होता है उसको हैंगर बोलते हैं। समझ गए? ये सब नए प्रश्न हैं, नोट डाउन कर लेना बेटा, बहुत ज़रूरी है। तो कार कहाँ खड़ी होती है? गैरेज में। हवाई जहाज कहाँ खड़ा होगा? हैंगर में। हवाई जहाज कहाँ खड़ा होगा? हैंगर में। चलिए, बॉक्सिंग जो है रिंग में होती है, तो रेस कहाँ होती है? बॉक्सिंग जो है हम लोग कहाँ करते हैं? रिंग में। रिंग के अंदर लड़ाई होती है। बॉक्सिंग का संबंध जो है वो रिंग से है, तो रेस कहाँ होती है? मीन्स दौड़ कहाँ होती है? अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर जी जब पुलिस की भर्ती होती है दौड़ तो ग्राउंड पे करा देते हैं। वो दौड़ से हमसे नहीं मतलब है। इसीलिए कुछ बच्चे इसको प्रेफर भी करते कि ग्राउंड पे टिक लगा दिया जाए, आंसर सही होगा, क्योंकि हम लोग दौड़ते तो ग्राउंड में ही हैं। बेटा वो गलत है, वो आंसर आपका गलत है। अगर आपने ग्राउंड लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, रेस हमेशा ट्रैक पर होती है। जब आप किसी पार्क पे जाओ, पार्क में जाओ तो देखो ट्रैक बना होता है दौड़ने के लिए, कहते हैं ये रनिंग ट्रैक है, तो वो ट्रैक होता है। दौड़ हमेशा ट्रैक पर होती है, ना कि ग्राउंड में होती। मैदान में दौड़ नहीं होती। ठीक है, हमेशा दौड़ कहाँ होगी? ट्रैक पर होगी। चलें आगे बढ़ा जाए, समझ गए? तो रेस का संबंध किससे हो जाएगा? ट्रैक से हो जाएगा। आइए, कहा है व्यायाम का संबंध है व्यायामशाला से। मीन्स हम लोग व्यायाम कहाँ करते हैं? व्यायामशाला में करते हैं। जहाँ पे हम लोग व्यायाम करते हैं उसको हम लोग व्यायामशाला बोलते हैं। तो बॉक्सिंग कहाँ करते हैं? अभी हम लोग देखो एक क्वेश्चन बना के गए, बॉक्सिंग का संबंध किससे है? रिंग से। तो यहाँ पे पूछा क्या? व्यायाम में व्यायामशाला होता है, तो बॉक्सिंग कहाँ करते हैं? देखो आंसर मिल गया, रिंग में। ऐसे हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इसी के ऊपर दूसरे प्रश्न नए बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? जितने प्रश्न मैं लिखा रहा हूँ उनके ऑप्शंस के भी आप आंसर ढूंढ के लिख लेना, क्योंकि उसके ऊपर आगे आपका प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे अभी पीछे ट्रैक से बनाया था ना, ट्रैक पे क्या होता है? रेस होती है, दौड़ होती है। ठीक है, तो ऐसे वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है, ऑप्शन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो व्यायाम कहाँ पे होता है? व्यायामशाला में। तो बॉक्सिंग कहाँ होती है? रिंग में। चलिए आइए, दंत चिकित्सक का संबंध है दांत से। दांत का जो इलाज करता है वो कौन होता है? दंत चिकित्सक होता है। दांत का इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? दंत चिकित्सक कहते हैं। वैसे आगे पूछा कि किसका किससे क्या संबंध है? रेखा का वृत्त से हो ही नहीं सकता, बीजगणित का ज्यामिति से हो ही नहीं सकता। बीजगणित का ज्यामिति से क्या संबंध है? अलजेब्रा का ज्योमेट्री से कोई संबंध है क्या? लाइन का वृत्त से कोई संबंध है क्या? लाइन मीन्स रेखा और वृत्त मीन्स सर्किल, तो रेखा का वृत्त से कोई संबंध है क्या? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र। भैया ज्योतिष शास्त्र का जीव विज्ञान से कोई संबंध ही नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र का जीव विज्ञान से क्या संबंध? वायु का संबंध ज्योतिष शास्त्र से इम्पॉसिबल। तो बचा कौन सा? रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है। रसायन शास्त्र जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, ये सब रसायन की शाखा हैं। तो जैसे दंत चिकित्सक जो होता है वो दांत के बारे में स्टडी करता है, मतलब दांत के पढ़ाई के बारे में, दांत के बारे में कौन जानता है? दंत चिकित्सक जानता है। वैसे ही विज्ञान का बारे में कौन जानता है? रसायन विज्ञान। मीन्स विज्ञान की वो शाखा से संबंधित है। आंसर यही बनेगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं बन सकता। बात क्लियर हो गई? ये उसकी एक शाखा है, ये उसके बारे में नॉलेज देते हैं। ठीक, चले आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है? ये बेहतरीन प्रश्न है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को पेपर में जाके कि किस पे टिक लगाया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए आइए,
खेत का संबंध किसान से है। मीन्स खेत में कौन काम करता है? किसान काम करता है। खेत में कौन काम करता है? किसान। तो वेधशाला में कौन काम करेगा? खगोलविद। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो कहाँ पे कार्य करते हैं? वेधशाला में करते हैं। एस्ट्रोलॉजर नहीं, सॉरी, हाँ एस्ट्रोलॉजर ही। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, वो सब अंतरिक्ष यात्री होते हैं। एस्ट्रोलॉजर खगोलविद जो होते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा इंग्लिश गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी कोई कन्फ्यूजन होता है। खगोलविद जो हैं वो वेधशाला में वर्क करते हैं। तो वेधशाला का संबंध किससे होगा? खगोलविद से होगा। जैसे खेत में किसान काम करते हैं वैसे वेधशाला में खगोलविद कार्य कर सकते हैं। चलिए, स्पोर्ट्स का संबंध 214 से है, तो सोशल का संबंध किससे होगा? अब स्पोर्ट्स को 214 कैसे लिखा गया पहले आपको ये पता करना होगा। जैसे ये स्पोर्ट्स लिखा हुआ, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर दो। ये 19 पे, ये 16 पे, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 20 पे और ये 19 पे, इन सबको ऐड कर दो। 10, 20, 30, 40, 60, 70, 9, 6, 15, 5, 20, 20, 7, 28, 28, 9, 37, मतलब 107। जोड़ने पे कितना आएगा? इसकी वैल्यू को जोड़ने पे 107 आएगा। और इसको लिखा कितना गया है? 214। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 7 14, 2 1 9 2। मीन्स स्पोर्ट्स का जो नंबरिंग करके, स्पोर्ट्स के शब्दों की नंबरिंग करके उनको ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो स्पोर्ट्स को कितना लिख दिया गया? 214। पहले नंबरिंग करके उनको जोड़ दो, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है? 214। वैसे ही सोशल जो लिखा है, सोशल का हमें बताना है। तो सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करो, 19, 15, 3, 9, 1, 12 और सबको अब जोड़ दो। सबको जोड़ो भैया जल्दी से। ये 12, 1, 13, 13, 3, 16, 16 मतलब 15, 15, 30, 1, 31, 31, 9, 40, 1, 50, 9, 59 आएगा, 59 आएगा। और 59 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 118 आ जाएगा। है ऑप्शन में, देखिए। मतलब यहाँ पे भी नंबरिंग को रख के उसको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जिसका आंसर बनाना है उसकी भी नंबरिंग करके ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो प्रोसेस आप इसका आंसर बनाने में किए हो वही सेम प्रोसेस इसका आंसर बनाने में करोगे। बताओ, कोई डाउट है आपको कहीं पर? बताइए, कहीं पर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बताइए भैया, कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, गुगली का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। क्रिकेट में से कई बॉल नहीं डाल लेते गुगली, सौरभ गांगुली शायद ज़्यादा गुगली डालते थे ना। कोई एक आपके पास ऐसा क्रिकेटर था जो गुगली डाल लेता, शायद सौरभ गांगुली है, सचिन है, कोई एक लोग ऐसे थे जो गुगली ज़्यादा डालते थे, ठीक है। तो गुगली जो बॉल है, मतलब एक बॉल फेंकी जाती है, जैसे नहीं कहते ना कि सहवाग अख्तर जो है एक बॉल डालता है, वो कौन सी होती थी? मुझे याद नहीं इतना ज़्यादा, कौन सी? जैसे कुछ लोग होते नहीं, बाउंस ज़्यादा मारते हैं बॉल को, वैसे ही तो गुगली का जो प्रयोग है वो क्रिकेट में किया जाता है। गुगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में करते हैं, तो गैम्बिट शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? गैम्बिट मीन्स होता है चाल। गैम्बिट शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? द गैम्बिट मतलब हम ये कह सकते हैं धोखा देना। गैम्बिट मीन्स होता है चाल, ठीक। तो गुगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है, तो गैम्बिट शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। गैम्बिट शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। यह भी आपके लिए एक नया प्रश्न होगा और बेहतरीन प्रश्न होगा। गैम्बिट शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे बहुत लोग। तो गैम्बिट शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? शतरंज में करते हैं। नए प्रश्नों की ही श्रृंखला चलने वाली है, बिल्कुल बेहतरीन लेवल पर जुड़े रहिए। जितना भी नया प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है वो सारे अब पढ़ा दिए जाएंगे। एक लंबी सीरीज चलाएंगे नए प्रश्नों के सिर्फ, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को पढ़ा दिया जाए, जिससे आपके आने वाले कोई भी पेपर खराब ना होने पाए। एसएससी वाले बच्चे भी रेगुलर क्लास में जुटे रहेंगे, क्योंकि एसएससी में बहुत नए प्रश्न पूछे जाते हैं।
आइए, तो गैम्बिट का प्रयोग कहाँ करते हैं? शतरंज में करते हैं। आइए, राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से है। राजघाट का संबंध जो है वो महात्मा गांधी से है, मतलब जहाँ पर महात्मा गांधी को जलाया गया था उसको राजघाट बोलते हैं। तो विजय घाट का संबंध किससे होगा? लाल बहादुर शास्त्री से। ये आंसर सही है। विजय घाट का संबंध किससे होगा? लाल बहादुर शास्त्री से होगा। अब आप अपनी कॉपी में जाके शांतिवन का संबंध लिख लेना, किससे है? शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। ये देख लेना वीर भूमि का संबंध किससे है? ये हमको लगता है वीर भूमि जो है राजीव गांधी से संबंधित है। ये जितने भी हैं तीनों आप एक बार ऑनलाइन चेक करके लिख लेना, ठीक है। वीर भूमि का या तो जहाँ से जीएस की क्लास करते हो ना वो सर से पूछ लेना, ठीक, कि वीर भूमि का संबंध किससे है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है, शांतिवन का संबंध किससे है। वैसे ये हमने बता दिया कि राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से है, तो विजय घाट का संबंध किससे होगा? लाल बहादुर। भैया ये सारे ऑप्शन लिख लेना, क्योंकि आगे प्रश्न ऑप्शंस के ऊपर बन सकता है। बात समझ गए? आगे प्रश्न किसके ऊपर बन सकता है? ऑप्शंस के ऊपर बन सकता है, इसलिए सारे ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। सारे ऑप्शंस को आप लिख जरूर लीजिएगा। आइए, कह रहा वृत्त का संबंध चाप से है, तो पौधा का संबंध किससे होगा? चाप मीन्स होता है आर्क। वृत्त का संबंध चाप से, जैसे वृत्त के ऊपर चाप लगाया जाता है, वृत्त के ऊपर चाप लगाया जाता है, वैसे पौधा में क्या होता है? तना होता है। क्लोरोफिल, पेड़, प्लाज्मा ये सब अलग चीज़ है, इनसे कोई मतलब नहीं। वृत्त के ऊपर चाप लगता है, वैसे पौधे के ऊपर क्या लगता है? तना लगता है। जैसे वृत्त के ऊपर चाप लगा सकते, वृत्त है यहाँ से ऐसे काट दिया, ये चाप हो गया। जैसे वृत्त के ऊपर चाप लगाया जाता है, वैसे पौधे के ऊपर क्या लगा होता है? तना लगा होता है। तो पौधे का संबंध किससे होगा? तना से। बहुत सारे बच्चे इसको क्लोरोफिल आंसर बता रहे हैं, क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, क्लोरोफिल नहीं होता। वृत्त का संबंध मतलब वृत्त के ऊपर चाप लगाया जाता है, तो पौधे के ऊपर क्या लगा होता है? तना लगा होता है। पेड़ से कोई पेड़ कैसे हो सकता है यार? पौधा मीन्स ही पेड़ होता है। पेड़ में बस पेड़ की बात होगी तो उसमें शाखाएं हो जाती हैं। पौधा मीन्स छोटा सा पेड़, और उसमें छोटे छोटे से तने निकले होते हैं। पौधा और पेड़ में डिफरेंस होता है, पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है, ठीक। तो पौधा में हमेशा तना होता है। कभी आप आम के पेड़ को पौधा कहते हो क्या? आप कहते हो पेड़ है ये, मतलब पेड़ बड़ा होता है, आलीशान होता है। पेड़ में शाखाएं निकली होती हैं और पौधे में तना निकला होता है। जैसे आप घास को देखते हो तो क्या कहते हो? पेड़ निकल आया। आप कहते हो कि पौधा निकल आया। जैसे आपने गुलाब का पेड़ लगाया तो क्या कहते हो? पेड़ निकल आया। नहीं, आप कहते हो गुलाब का पौधा निकल आया है। आइए, वर्ग का संबंध आयत से है, तो समचतुर्भुज का संबंध किससे होगा? यह भी बेहतरीन प्रश्न है। वर्ग मीन्स स्क्वायर। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये वर्ग है, और वर्ग का जो संबंध दिया गया है वो किससे दिया गया है? आयत से। कह रहा वर्ग का संबंध आयत से है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका संबंध इससे दिया है। और आपसे पूछा क्या है कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मीन्स इसकी भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। इसकी भी चारों भुजाएं आपस में समान, इसकी भी चारों भुजाएं आपस में समान, और इसका संबंध जिससे बताया है उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो इसका भी संबंध आप बताओगे जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो देखो, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज। वर्ग का संबंध आयत से दिया, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान, तो सामने वाला जो जिसका संबंध है वो आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान।
अब पूछा क्या, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और इसका जो संबंध बताना होगा वो आयत के बेस पे बताना होगा। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वैसे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती। तो आंसर क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को वो गलत उत्तर लगा देते हैं। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अभी प्रश्न बहुत है हमारे पास। कह रहा वृत्त का चाप से वही संबंध है। अब देखिए फिर से कहा, वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का से है। अब वृत्त के ऊपर जब चाप लगाया जाता है तो घर में क्या बना होता है, दरवाजे लगे होते हैं। जैसे वृत्त में चाप लगाए जाते हैं वैसे घर में दरवाजे लगाए जाते हैं। ठीक है, वृत्त में जैसे चाप लगा के उसको काट दिया जाता है बीच से और आने जाने की रास्ता बना दी जाती है, वैसे घर में दरवाजे लगाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। ऐसे प्रश्न में बच्चा कन्फ्यूज होता है, वो सोचता है घर में सजी हम ऐसा करें कि खिड़की लगा दें। खिड़की नहीं बेटा, दरवाजे लगाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये सब अच्छे प्रश्न हैं। हमने कहा नए प्रश्न करा देते हैं जो आपके पेपर में आते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। वृत्त का संबंध चाप से और घर का संबंध दरवाजे से होगा, तो आंसर बन जाएगा दरवाजा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दर्जन में 12 होते तो स्कोर में क्या होंगे, ये प्रश्न हमने बहुत बार आपको बता दिया। ऑफलाइन बैचेस में तो कोई बैच बाकी नहीं रह गया हो जिसमें हमने इसको 10 बार में बताया हो। ये यूपीपी के 2018 के पेपर में पूछा गया था और बिल्कुल नया प्रश्न था उस समय अप्रॉक्स 100 में से 90% विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को गलत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी प्रश्न ही नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने इस बार जो श्रृंखला चलाई, जो सीरीज चलाई, वो नए प्रश्नों की चलाई है। क्योंकि नया प्रश्न जब भी आता है बच्चा गलत कर देता है, और नया प्रश्न वही सही करेगा जो विपिन सर से पढ़ेगा। हमसे जो पढ़ेगा वो नए प्रश्नों को जरूर सही करेगा, चाहे वो मैथ हो और चाहे वो रीजनिंग हो। हमारा इस बार का टारगेट है कि कोई भी नया प्रश्न अगर पेपर में आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। हमारा टारगेट यही है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दर्जन का संबंध 12 से है। मीन्स जब आप 1 दर्जन केला खरीदते हो तो आपको 12 केले मिल जाते हैं। कोई भी चीज़ आप दर्जन में खरीदने जाते हो आपको 12 दे दिए जाते हैं। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ सब दर्जन में 12 ही मिलते हैं ना। देखिए मेहनत करते रहोगे सफलता मिलेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो दर्जन में कितने 12, तो स्कोर में कितने 20। तो स्कोर को हम लोग 20 कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्कोर को हम 20 ही क्यों कहते हैं, तो बेटा दर्जन को 12 ही क्यों कहते हैं। क्या संविधान में लिखा है, एक यूनिट दी जाती है कि दर्जन सामान लोगे तो 12 दे दिए जाएंगे और स्कोर में सामान लोगे तो 20 दिए जाएंगे। ये इसको एक फिक्स वैल्यू दी गई है। ठीक, ऐसा नहीं कि कहीं संविधान में लिखा है कि यहाँ दर्जन का मतलब 12 ही होता है। ठीक, तो जैसे दर्जन को एक फिक्स वैल्यू दी गई है कि दर्जन में अगर आप सामान लेने जाओगे तो आपको एक दर्जन में 12 मिलेंगे, वैसे आप कहीं भाई स्कोर में सामान मांगोगे तो आपको 20 वस्तुएं मिलेंगी। एक स्कोर मांगोगे तो 20 मिलेंगे। और पेपर में सारे बच्चों ने 100 लगाया था, कहा था सर जी स्कोर मीन्स क्रिकेट मैच और क्रिकेट मीन्स स्कोर मीन्स 100। तो आपने स्कोर मीन्स 100 ही कहा। स्कोर तो हम लोग कहते हैं 418 रन बनाया तो कहते हैं कि अच्छा बताओ भारत का स्कोर कितना रहा लास्ट में, तो कहते हैं 418 रहा। तो तुमने 100 ही क्यों कहा, स्कोर को 100 क्यों कहा। हैट्रिक थोड़ी उसने बोला कि हाँ तूने शतक मार दिया, उसने कहा क्या शतक मार दिया। शतक का मतलब होता है आपने 100 रन बनाए, स्कोर का मतलब नहीं होता। स्कोर का मतलब होता है जैसे पूछा जाए कि भारत ने कल के मैच में कितना स्कोर किया था तो आप बता दोगे 200, 300, 400 बताते हो कि 400 स्कोर किया था, तो 200 आपने फिर 100 कैसे बता दिया कि स्कोर का मतलब 100 होगा। ये गलत है। ठीक है, स्कोर का मतलब 20 होता है, इसको नोट कर लो सभी लोग। स्कोर का मतलब 20 होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, उत्तर प्रदेश का संबंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय से। उत्तर प्रदेश का जो मेन न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो इलाहाबाद में उपस्थित है। वैसे बिहार का जो है वो पटना उच्च न्यायालय सबसे मेन वाला है। ठीक, देखिए एक न्यायालय तो हर एक ज़िले में होते हैं, लेकिन एक मेन न्यायालय होता है जो हाई कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है। वैसे ही बिहार का जो है उच्च न्यायालय वो पटना में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, पटना में।
पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, पढ़ाई ज़रूरी है, नए प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए प्रश्न हमसे गलत ज़रूर होते हैं और हम नए प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। सभी लोग जुड़े रहो और लगातार पढ़ते रहो। प्यार से आज छोड़कर, प्यार व्यार बाद में कर लेना, वो सब अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है। हमने बहुत कुछ देखा है। हमने दो चार चीज़ें ऐसी देखी कि बहुत लोग, जैसे कि कोई भी सांसद विधायक आ जाता है ना, दौड़ के पैर छूने लगते हैं। अरे उनके क्यों पैर छूते? तुम्हारे माता पिता हैं क्या? हाँ, कोई भी हीरो हीरोइन आ जाएगा, दरोगा आ जाएंगे तो उनके पैर छूने लगेंगे। अरे दरोगा तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ, तो उनके पैर छू रहे हो। पढ़ाई करो, किसी के पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तब आपको पैर छूने की ज़रूरत है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पैर छूने की ज़रूरत नहीं किसी के। आप अच्छे मुकाम पे पहुँचो, लोग आपके पैर छूएंगे। आप ऐसा कार्य करो ही नहीं कि आपको किसी और के पैर छूने पड़े। ऐसा कुछ करो कि आपके पैर लोग छूएं। आप एक ऐसा मुकाम हासिल करो। बिना मुकाम हासिल के काम नहीं होने वाला। जब तक आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचोगे, आप पैर ही छुओगे सबके, कोई तुम्हारे पैर नहीं चढ़ेगा। और जो हमने बोला ना, प्यार मोहब्बत का जो भूत चढ़ा होता है ना, इसको बिल्कुल ही कम कर दो, इसको उतार ही दो। क्योंकि जब लाइफ में जब भी प्यार का भूत चढ़ेगा ना, आपको लाइफ में जब भी प्यार का भूत चढ़ेगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ दिल टूटेगा। लाइफ में जब भी आपके ऊपर प्यार का भूत चढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल टूटेगा। और जब भी आपको सक्सेस का भूत चढ़ेगा, और लाइफ में जब भी आपको सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन आप रिकॉर्ड तोड़ दोगे, यकीनन आपसे रिकॉर्ड टूटेगा। आपके ऊपर सक्सेस का भूत चढ़ गया ना तो कोई भी रिकॉर्ड आपके लिए बड़ा नहीं होगा। आप सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आप सबसे बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो पढ़ाई के प्रति ध्यान दो, जो आपको सफलता देगी, जिससे आप अपने भविष्य को बना सकते हो। आप एक अच्छे भविष्य की जो कामना करते हो, BMW से चलने की, BMW मतलब मैंने बोला BMW आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं ले सकते, सभी लोग ले सकते हैं। लेकिन हम BMW नहीं ले सकते हैं, स्कॉर्पियो ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। जैसी मेरे इच्छाएं हैं, हम एक दो इच्छाएं अपनी पूरी कर सकें। ऐसा कुछ करो कि आपकी जो मतलब जो आप कभी कभी लोग सपने में सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, तो बिल्कुल होगा आपके पास। आपके पास क्यों नहीं होगा? आप भी इंसान हो और जिसके पास है वो भी इंसान है, लेकिन उसके और आप में डिफरेंस क्या है? क्योंकि उसने मेहनत किया और सफल हो गया, और आपने मेहनत नहीं की, आप सफल नहीं हुए। अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी सफल होगे और आपको भी वो मुकाम मिलेगा, वो चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। मुझे याद है, मैं उस संघर्ष से गुजरा हूँ 4 सालों में। मैं जिस शहर में कोचिंग चला रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग खोली थी तब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था। 2 बच्चों से आज अप्रॉक्स हम अपने शहर में लोग हमें जानने लगे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ या मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पास बच्चों का प्यार है और हम बच्चों की वजह से अपने क्षेत्र में कायम हैं। मैं सिर्फ 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था और आज हमारे पास आपके जैसे बहुत लोग के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से सभी लोग हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हो, मतलब सभी लोग मेरे साथ हैं। तो संघर्ष और मेहनत कभी कम मत करो। आज भी मैं उतनी मेहनत करता हूँ जितना मैं 4 साल पहले करता था जब मैं 2 बच्चे पढ़ाता था। आज 2 बच्चों से हम आज 4 बैच पढ़ाने लगे और आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार रहा तो आने वाले समय में हम 10 बैच पढ़ाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आएगी तो आप 4 को बताओगे कि हाँ विपिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो, तो वो 4 का भी भविष्य हम बनाएंगे। हमने कभी भी खराब पढ़ाने का काम नहीं किया, गलत पढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने जो भी किया वो दिल से किया और बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया। कभी बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम नहीं किया। पूरे अपने शहर में सबसे ज़्यादा अगर कोई रूल और रेगुलेशन में है कोचिंग तो वो हमारी संस्थान है, जहाँ पे रूल और रेगुलेशन से क्लासेस चलती हैं।
क्योंकि पढ़ाई ही एक उद्देश्य है जहाँ से हम आपके भविष्य को बना के आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुँचा सकते हैं जहाँ तक कि सपना आपके माँ बाप ने और आपने देखा है। हमें आपके माँ बाप के और आपके सपने को पूरा करना है, हमें पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमाना होता तो हम आज फ्री क्लासेस नहीं दे रहे होते, पैसा कमाना होता तो हम ये सब कार्य जो फ्री में हो रहा है सब नहीं कर रहे होते। तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, जुड़े रहो हमारे साथ, और हम आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे पूरे मेहनत से, पूरी लगन से। जितना हो सकता है हम उतना ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका साथ रहे, आपका प्यार रहे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप भी आगे बढ़ते रहोगे। तो उत्तर प्रदेश का संबंध कहाँ है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय से है। वैसे बिहार का संबंध क्या होगा? पटना उच्च न्यायालय से होगा। चले आगे बढ़ा जाए। आइए, जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। मीन्स जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं भैया? तबला बजाते हैं। तो आगे बताया है कि वो संबंध बताओ किसका किससे है। बिस्मिल्लाह से सरोदी से है संबंध, रविशंकर का संतूर से है, अमजद अली खान का शहनाई से है, हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी से है। तो भैया ये संबंध आप बताओ कि किसका किससे है। जब तक आप संबंध नहीं बता पाओगे आंसर नहीं आएगा आपका। तो जल्दी से इनका संबंध कमेंट करके बताओ भैया क्या होगा। अगर संबंध सही जाएगा तो आंसर सही आएगा। हमें वैसे एक चीज़ तो क्लियर है कि जाकिर हुसैन अगर तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन यदि तबला बजाते हैं और बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, हमें लगता है। आप बताओ जल्दी से, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। जीएस का तो आपको बेहतरीन नॉलेज होगा। बिस्मिल्लाह खां तो सरोदी तो नहीं बजाते हैं, ये तो हमें 100% पता है। ये शहनाई बजाते हैं, ये मुझे बिल्कुल क्लियर है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। रविशंकर क्या बजाते हैं भैया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, रविशंकर क्या बजाते हैं? इसमें संतूर लिखा हुआ है ऑप्शन में, संतूर तो नहीं बजाते हैं, ये सितार बजाते हैं। क्योंकि आंसर हमें पता है ना कि इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी बजाते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। तो वैसे जैसे जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, तबला बजाते हैं, वैसे हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं। आप अमजद अली खान का देख लेना क्या है, हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। अमजद अली खान का आप देख लीजिएगा और उसके आगे लिख लीजिएगा कि अमजद अली खान क्या बजाते हैं। इसके साथ आपका जीएस भी तैयार हो रही है, रीजनिंग भी तैयार हो रही है। चलें आगे बढ़ा जाए। टिंटोमीटर का संबंध है रंग से। मीन्स रंग के बारे में जो बताता है कि ये रंग कैसा है वो टिंटोमीटर है। रंग के कलर को जो डिफाइन करता है वो टिंटोमीटर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही नया प्रश्न है। वैसे विस्कोमीटर है, स्पाइरोमीटर तो गति का नहीं, क्योंकि गति का स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर से हम लोग गति नापते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होता। और दबाव का ये भी नहीं होता, दबाव का ये नहीं होता, दबाव का ये होता ही नहीं, ठीक। तो बचा कौन? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम लोग कोण नापते हैं। एक देखो, आप जब पेपर, आप जब हाई स्कूल में थे तो आपको एक बॉक्स मिलता था, उसमें प्रकार होता था और एक प्रोटेक्टर होता था कोण निकालने में। जैसे हम लोग लाइन खींचे, हमने कहा 60 डिग्री का कोण बनाना, आप प्रोटेक्टर से छेद वहाँ पे पॉइंट रखते थे और लाइन खींच देते थे, कहते थे सर जी ये 60 डिग्री का कोण हो गया ना, वही है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम लोग कोण नापते हैं। जैसे टिंटोमीटर से हम लोग कलर का रंग के बारे में बताते हैं, वैसे प्रोटेक्टर से हम लोग कोण के बारे में बताते हैं कि कितने डिग्री का कोण है। टिंटोमीटर से हम लोग रंग के बारे में बताते हैं कि रंग का कलर कैसा है। जैसे लाल है तो हम लोग वो टिंटोमीटर से ही बता सकते हैं, ठीक। वैसे ही प्रोटेक्टर से हम लोग कोण बताते हैं कि कितने डिग्री का कोण है प्रोटेक्टर से नाप के। और सारे आंसर गलत हैं, इसका आंसर बनेगा प्रोटेक्टर का कोण से। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। नवजात का संबंध युवा से, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। नवजात मीन्स छोटा सा बच्चा और युवा मीन्स बहुत बड़ा। नवजात मीन्स छोटा सा बच्चा जो जन्म लिया हो, 2-4-5 दिन का हो, नवजात शिशु होता है। और जो बहुत बड़ा हो वो युवा होता है, आपकी तरह वो सब युवा है। युवा बच्चे ही कुछ कर सकते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए ना। वैसे ही सहबंध, सहबंध मीन्स होता है जुड़े हुए, सहबंध मीन्स होता है जुड़े हुए। तो इसका आंसर बनेगा सहायक। सहायक मीन्स होता है साथ देना, इसका आंसर बनेगा सहायक। चलें आगे बढ़ें।
ये एक दूसरे से संबंधित ही हैं। नवजात ही आगे जाके युवा बनता है, वैसे सहबंध जो साथ देते हैं वही आगे जाके सहायक बन जाते हैं। ठीक है, नवजात ही बचपन में नवजात होता है और बड़ा होकर क्या बनता है, युवा। वैसे सहबंध में जो एक दूसरे से जुड़े हों वो आगे जाके क्या बन जाते हैं, सहायक बन जाते हैं, एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। सहबंध तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक दूसरे से सहबंध होता है और आगे जाके वो एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं ना। बंधन तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, सहबंध तो तुम मतलब बता, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे शब्दों को एक्सप्लेन करना मतलब ये हम कहेंगे कि हम आपके लिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप इन सब कार्यों में तो महारत, जो टीचर पढ़ाता है ना उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। आप कहोगे सर हमने ये कभी नहीं सुना, तो आपको कभी टीचर ने प्यार करना सिखाया क्या? कभी टीचर ने आपको घूमना सिखाया क्या किसी के साथ? तो वो तुम्हें कहाँ से पता चल गया? वो तो उसमें तो तुमने महारत हासिल कर ली, मतलब वो तुम उससे सबसे बड़े मास्टर हो। और पढ़ाई जो टीचर कराता है वो आप नहीं करते हो। ना प्यार करना ना घर वाले सिखाते हैं, ना कोचिंग वाले सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता, लेकिन उसमें तुमको बहुत वो तुम तुरंत क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। पढ़ाई अगर अट्रैक्ट करने लगे ना तो पढ़ाई के आप सबसे बड़े मास्टर बन जाओगे। जो सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करता है आप उसी के मास्टर बनते हो। वैसे जो आपको अट्रैक्ट करता है ना आप उसके मास्टर बन जाओ। तो उस अट्रैक्शन से हटो, इस अट्रैक्शन से जुड़ो, आप इसमें मास्टर हो जाओगे। तुम्हारे लोग की एक एक बात को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, सुधर जाओ, अभी समय है। चलिए, एक क्वेश्चन ये लास्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे हमने करा दिया, कल और अच्छे अच्छे प्रश्न लेंगे, कल फिर करा देंगे। ऐसे ही हम हर एक टॉपिक के अच्छे अच्छे नए नए प्रश्न जो आ रहे हैं पेपर में वो सारे प्रश्नों को करा देंगे और कोशिश करते हैं कि सारे चैप्टर्स के नए प्रश्न करा दिए जाएँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में छूटे नहीं। डीआई की क्लासेस थोड़ा सा रोक देते हैं, हमें लगता है एक दो क्लासेस और कहो तो कर देते हैं, उसके बाद रोक देते हैं। अभी पेपर नहीं है, पुरानी डीआई जितनी सब पढ़ डालो। अप्रॉक्स अभी तक अगर बात की जाए तो हमने 30 डीआई पढ़ाई होंगी। 30 डीआई पढ़ लिए पेपर ऐसे ही हो जाएगा, उसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया, एवरेज पूरा पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दिया, एसआई पढ़ा दिया और जितना भी बेसिक मैथ था वो पूरा पढ़ा दिया। मतलब पेट का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैथ का रीजनिंग भी कंप्लीट है, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, जो 4 चैप्टर हैं वो भी हमने पढ़ा दिया है। अब सिर्फ हम नए प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में।